औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज सियासत की दुनिया में हर जगह साइफर 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 का शोर मचा है। साइफर एक ऐसा कागज़ है जो यकीनन टॉप सीक्रेट होता है, जो एक राज होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की डिस्कशन कम्युनिकेशन होती हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसमें इस्तेमाल होता है। और साइफर एक ऐसा कागज़ है जिसका फ़ोटो कॉपी करना भी एक जुर्म है। हकीकतन साइफर क्यों इस्तेमाल हुआ, हमें ये मालूम होना चाहिए कि साबिक वजीर आजम की हुकूमत जैसे ही डगमगाई, जिसकी बड़ी वजह थी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिसकी वजह से पंजाब में पीटीआई में हमने धड़े बनते हुए देखे और बहुत सारे टुकड़े हो गए, जिसके बाद पीटीआई कमज़ोर हुई। और जब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का सिलसिला जोर पकड़ गया तो फिर साइफर सामने आया और साइफर का बहाना बनाकर यकीनन बड़ी सियासत की गई। आज मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि क्या सियासी मफादात कौमी मफादात से ज्यादा अहम है? क्या हमारा नेशनल एजेंडा ज्यादा जरूरी या हमारा पॉलिटिकल एजेंडा? हमें कौन से टारगेट अचीव करने हैं, जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे या जिससे कोई सियासी जमात तरक्की करे? खैर, हुआ ये आज कि हम जानते हैं कि साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने आकर बयान दे दिया। उन्होंने बयान में क्या कहा है आपको सुनवाना चाहेंगे, जरा दिखाइए। लहराया जाने वाला साइफर जाली था, यहीं बनाया गया था। पीटीआई हुकूमत को घर भेजने में अमरीकी साजिश नहीं थी। 16 जून को लापता होने वाले साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। लहराया जाने वाला साइफर जाली था, आजम खान। साइफर अमरीकी साजिश नहीं थी, आजम खान वादा माफ गवाह बन गए। मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड। तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए ड्रामा किया गया। साइफर को गलत रंग देने का मंसूबा बनाया गया। 8 मार्च को सेक्रेटरी खारजा ने साइफर का बताया। 9 मार्च को चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को गायब कर दिया। सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर रखकर कानून की खिलाफ वर्जी की। अवाम में सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। इंकशाफ किया। तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। मंसूबा बनाया, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आजम खान ने बताया। 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने साइफर के बारे में बताया। 9 मार्च को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर मुझसे लेकर गुम कर दिया। फैसला किया दस्तावेज को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। मना करने के बावजूद सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए मजमे में लहरा दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने साइफर अपने पास रखकर कानून की खिलाफ वर्जी करने के साथ अवाम मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। इस बयान के बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अवाम को बताया, पूरे मुल्क को बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके तहत कार्रवाई होगी, सजा होगी। जिसके बाद इस खबर सामने आई कि 25 जुलाई दिन 12 बजे चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू होगी। बहुत सारे सवाल उठते हैं, ये जिस तरीके से साइफर को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हसाई होगी और पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, डिप्लोमेटिक केबल साइफर एक हसास सिफारती मुरासला, क्या हमने साइफर को सर एक मजाक बना लिया? क्या पूरी दुनिया में लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में इस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के लिए और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला साइफर सियासी मकासद हासिल करने के लिए यूज हो रहा है? अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया तलहा आपका मुझे अपने शो में लेने का। यकीनन सिर्फ सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन हम पे हंस भी रहे होंगे कि हम कैसी कौम हैं कि हसास खारजा अमूर के मामलात को हम इतना ओपनली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, क्योंकि जहाँ हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात की नोयत बाज़ों का पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस करनी चाहिए और ना होती है। लेकिन ये साइफर के मामले ने ऑब्वियसली हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने रख दी और कोई भी
मैं समझता हूँ कि एक हमारा मुझे वतन पाकिस्तानी इससे कोई सेटिस्फेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकता। ये एक राइट ऐसा सर। मसला है जिसे हमें सबको इस पे सोचना चाहिए ताकि दोबारा इस किस्म के वाक़यात ना हों। बासित साहब, मैं आपकी गुफ्तगू पहले भी इंटरव्यूज़ में सुन रहा था। मुझे ये बताइए कि पहले क्या साराइयाँ हो रही थी, कुछ मुतज़ाद इत्तलात थी, लेकिन आपने भी इसकी तस्दीक की है कि शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेशर डाल रहे थे एम्बेसडर के ऊपर, असद मजीद खान साहब के ऊपर, कि बाइडन से साबिक वज़ीर आज़म की बात कराएं, फ़ोन पे मुलाकात करवाएं। नहीं हो रही थी, जिसके जवाब में वहाँ से साइफर आया कि पहले अदम एतमाद का सिलसिला मुकम्मल हो जाए, फिर बातचीत का सोचेंगे। और फिर इस बहाने को बनाया गया कि इस वजह से हमारी हुकूमत गिरी है। पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है सर इस तरह की पॉलिटिक्स की, इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स की? देखिए, 2-3 चीज़ें तलहा बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप जैसे कि जानते हैं कि 7 मार्च को ये मुलाकात होती है हमारे सफ़ीर और एम्बेसडर डोनाल्ड लू के दरमियान, और 8 मार्च को हमारे सफ़ीर जो हैं वो एक साइफ़र मैसेज भिजवाते हैं, जो उनकी गुफ्तगू होती है एम्बेसडर लू के साथ, उसकी रोदात बयान करते हैं। और ये सिर्फ जो साइफ़र है 2-3 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये जो जिस साइफ़र की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द आइज़ ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी था। और इस टेलीग्राम के आखिर में, मैसेज के आखिर में हमारे सफ़ीर ने ये भी रिकमेंड किया कि चूँकि एम्बेसडर लू ने अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है, एक लिहाज से हमारे कौमी मामलात में इंटरफेरेंस किया है, तो मुनासिब ये होगा कि पाकिस्तान में हम अमरीकी सफारत खाने के साथ एक प्रोटेस्ट करें, डिमार्श करें। अब मेरे लिए ये बात बड़ी अचंभे की है कि 9 मार्च को ये तमाम चीज़ें हमारे वज़ीर आज़म के सामने आती हैं और 9 मार्च से लेकर 27 मार्च तक हम कोई रिएक्शन शो नहीं करते। अगर वाकई कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी जिसकी बात 27 मार्च को हमने देखी, यहाँ पे एक रैली पे कागज़ लहराया गया, बस वो कोई जो है साइफर नहीं था, वो एक सादा कागज़ था। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ। तो क्वेश्चन यही है कि, और उसके बाद तला ये भी देखिए कि 22 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स का एक डेलीगेशन आता है ओआईसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सब यहाँ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करने इस्लामाबाद, और हमारे वजीर खारजा पाकिस्तान साइड को लीड करते हैं। अमेरिका जो की साइड है वो अंडर सेक्रेटरी उसको हेड कर रही हैं। हमारे प्रोटोकॉल में बड़ी खराबियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का बंदा और दूसरी तरफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। और अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें जो उस मीटिंग के बाद इशू हुआ, वो बड़े वाज़ेह तौर पे ये बताता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी पैदा हुई है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो कहीं भी ये इंडिया नहीं मिलता कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई या 7-8 माह को जो साइफर आया वो कोई बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जब ऑब्वियसली साबिक वज़ीर आज़म को ये एहसास हुआ कि अपने कॉन्फिडेंस मोशन जा रहा है, तो उन्होंने फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक उनको कामयाबी भी हुई। लेकिन ये कामयाबी अपनी जगह पे, लेकिन हमने एक बड़े अहम ताल्लुक को, अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक है, राइट सर। उसको भी हमने डैमेज किया इस प्रोसेस में। और दुनिया भर में अब लोग हमसे बात करते हुए मोहतात होंगे कि कहीं ये फिर कोई साइफर बाहर ना आ जाए, कोई इस अग्रीड। किस्म की बात ना हो। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए डिप्लोमेसी में एक बड़ा, आप कह लीजिए कि एक अच्छा दिन या अच्छे 2 दिन नहीं थे जो हमने मार्च से लेकर अप्रैल तक गुजारे। बासित साहब, ये बताइए कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है, ये राना सनाउल्लाह साहब का भी कहना है और ये आपका भी कहना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, वो इससे इख्तलाफ करते हैं कि वायलेशन नहीं हुई है। और हम जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में सजाए मौत का भी की सजा मौजूद है सेक्शन 3C के तहत। आप सर कैसे कहते हैं कि वायलेशन हुई है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? देखिए, इसके भी 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो ये है कि आप कंटेंट्स जो हैं किसी भी साइफर मैसेज के आप पब्लिक कर रहे हैं, ये इटसेल्फ इज़ अ वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। दूसरा जो मामला है वो है जो कॉपी, अब मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कि फॉरेन सेक्रेटरी ने या फॉरेन ऑफिस ने आया, क्योंकि इसकी जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, फोटो कॉपी इसकी नहीं हो सकती, फोटो स्टैट इसकी नहीं हो सकती। अगर फॉरेन सेक्रेटरी ने ये साइफर भिजवाना है तो उसकी नंबरिंग करेंगे, जो मास्टर कॉपी उनके पास पड़ी है वजारत खारजा में, उसको नंबर देंगे 1 या 2। ये जो नंबर 2 है ये हम भिजवा रहे हैं पीएम ऑफिस में, उसकी नंबरिंग होगी, वो कॉपी नहीं होती।
अब मामला ये है कि वो जो कागज़ है या 6-7 सफ़ों का जो साइफर है, वो हमारे पास नहीं है या प्राइम मिनिस्टर के उस साबिक प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। तो ये इटसेल्फ भी वायलेशन है क्योंकि किसी प्राइम मिनिस्टर को एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी हाई कमीशन न्यू दिल्ली में था, तो मुझे भी इजाज़त नहीं थी कि मैं अपनी कस्टडी में साइफर मैसेजेस रखूं। ये साइफर मैसेज हमारा एक सारा प्रोसीजर होता है, हम उसको पढ़ते हैं और फिर जो इंचार्ज होता है उसको दे देते हैं, वो उसको सेफ कस्टडी में रखता है। ये अलग बात है कि आप बार बार उस साइफर को मंगवा सकते हैं पढ़ने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, लेकिन साइफर मैसेजेस का कम्युनिकेशन का पूरा एक डिटेल्ड प्रोसीजर है। अगर वो कॉपी नहीं मिल रही तो ये इटसेल्फ जो कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ चली गई क्राइम है, है बहुत बड़ा। तो ये भी एक लिहाज से वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की। बासी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि इसमें कल्परेट सिर्फ साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर खारजा और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वजीर आजम के, या फिर कुछ और भी कल्परेट्स हैं आपकी नज़र में? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में कुछ और भी किरदार हैं जिन्होंने पार्ट प्ले किया इसमें? देखिए, ये तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि बहुत से किरदार इसमें हैं। अब किस हद तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, साबिक प्राइम मिनिस्टर को इनकरेज किया 27 मार्च के आने तक कि जी आप इसको इस्तेमाल करें और एक एंटी यूएस नैरेटिव बनाइए, ये पॉसिबल है। कौन कौन लोग हैं, अब तो ये जब तहकीकात होंगी, जब एफआईआर काटी जाएगी, जब इंडाइटमेंट होगी, तभी क्लियर हो सकता है कि कौन कौन करेक्ट। इसमें अफराद इन्वॉल्व थे। बासी तो साहब, इस मेरे आप ख्याल में हमें वी शुड नॉट जंप द गन एंड राइट, लेट्स वेट। राइट सर। सर, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में आपने सर्व किया है, आप एम्बेसडर रहे हैं, और हम जानते हैं ये बात कि मोफा कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और मुल्क के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, बड़ा फ़र्क होता है उनकी पर्सनालिटी में, उनके अंदाज में, उनके पूरे मामलात में। और हमेशा हम ये भी जानते हैं कि वो अपने आप को रियासत कहते हैं कि वी आर द स्टेट, हम रियासत हैं, हम पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करते हैं। तो क्या रियासती मैं कहूँगा इदारा, मिनिस्ट्री इस्तेमाल हुई है, नेशनल एजेंडा को दरगुजर कर दिया गया और पॉलिटिकल एजेंडा को हासिल करने के लिए? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही हुजूर, मुझे थोड़ा समझाइए, क्या ये हो सकता है? इज इट इवन पॉसिबल? देखिए, पॉलिटिशियंस तो करते हैं, मतलब मुझे इस पे ताज्जुब भी है, एक लिहाज से करना नहीं चाहिए क्योंकि इस मैंने पहले इसके सेंसिटिव इश्यूज हैं। अब इसमें एक पहलू ये भी है क्योंकि जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक तो ये हुआ कि जो साइफर मैसेज है उसको पढ़ा गया और उसको रीफ्रेस किया गया और उसको रीफ्रेस करके कुछ उसकी लैंग्वेज में तब्दीली लाई गई, और वही जो तब्दील शुदा आप कह लें मिनट्स थे उस मीटिंग के जो बनीगाला में हुई, उसके मिनट्स नेशनल असेंबली को भिजवाए गए, स्पीकर को, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भिजवाए। अब जब ये तहकीकात होंगी तो ये पता चलेगा कि आया वो जो साइफर ओरिजिनल फॉर्म में वो कहाँ है, वो तो नहीं भिजवाया गया। अगर वो नहीं भिजवाया गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर को किसने अथराइज किया कि वो जो साइफर मैसेज की जो कॉपी है उसका नंबर 1 है, 2 है, किसकी अथराइजेशन पे या कहाँ पे रिकॉर्ड है जिसके तहत उन्होंने नेशनल असेंबली को भिजवाया? क्योंकि ये जो साइफर मैसेज है ये नेशनल असेंबली के मैंडेट से भी बाहर है और ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं जिनका ना सुप्रीम कोर्ट से कुछ लेना देना है, ना नेशनल असेंबली से कुछ लेना देना है। तो बहुत से सवालात रेज हो रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब इसको भी, सारे मसले को पीडीएम की या केयर टेकर जो गवर्नमेंट आएगी वो भी इसको एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाएगी, जो फैक्ट्स हैं उस पर बात होगी और उसी बात को आगे लेकर अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगी। सजा क्या होते हुए देख रहे हैं और किसको सजा होते हुए देख रहे हैं हुजूर? मुझे लगता यही है कि एक नैरेटिव तो बिल्ड हो रहा है कि जो पीटीआई के चेयरपर्सन हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, पीटीआई को स्प्लिट किया जाए, और कोशिश शायद यही हो कि एक हंग पार्लियामेंट की तरफ हम जा रहे हैं, एक वीक कोalition गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई खैर की खबर नहीं है। हमें इस वक्त एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए और एक ऐसा भरपूर मैंडेट चाहिए, वो जिसके भी हक में हो, क्योंकि मैं पार्टी से नहीं हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो एक क्लियर मैंडेट किसी पार्टी को मिले ताकि वो जितने भी मुश्किल फैसले हैं वो कर सकें, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग, वही मामला जो हम पहले भी विटनेस कर चुके हैं। राइट वी सर, विल कम बैक टू स्क्वायर वन ऑन फोर। थैंक यू सो वेरी मच। साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपने एक बात बड़ी वाजे क्लियर कर दी है
कि इत्तेहादी हुकूमत दोबारा आने वाली है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जो हो रहा है इस वक्त साइफर के मामले में, उस पर आप PTI के चेयरमैन को डिस्क्वालीफाई होते हुए देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद एक और साबिक सफीर में ज्वाइन करेंगे, उनसे ही पूछेंगे इस पूरी सूरत हाल के बारे में। स्टे ट्यून्ड टू सियासी शतरंज। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। साइफर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हसाई हो रही है और एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए था। यकीनन ये एक टॉप सीक्रेट डिप्लोमेटिक डिस्कशन होती है जो सिर्फ चंद आंखों के लिए होती है। किसी और आंख की सामने आ जाए तो वो कानून की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ठीक साबिक वजीर आज़म ने अपने मकासद हासिल करने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनका साथ दिया, जो कि ऑडियो के अंदर जो उन दोनों के दरमियान थी, जो सामने आई थी, उसमें वाज़ेह हो गया था कि जब आज़म खान साहब ये कहते हैं कि आप मीटिंग करवा लीजिए, मैं मिनट्स बनवा लूँगा, यकीनन इससे मालूम था कि ये दोनों मुलव्विस हैं और ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर भी इसमें होंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक ऐसा इदारा है जो अपने आप को रियासत पाकिस्तान कहता है। उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो जाना बहुत सारे सवाल उठाता है। सवाल मैं उठाऊंगा साबिक सफीर जमील अहमद साहब। जमील साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डोंट यू थिंक सर कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा के ऊपर अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स पैदा हो गए हैं? लगता है ऐसा है कि अब जाली साइफर बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज सर आप रोशनी डालिए। डेफिनेटली ये एक बड़ी सही वाली बात है और मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसमें उस वक्त के जो अकाबरीन थे एंड दे डेफिनेटली कैन नॉट एब्जॉर्ब देमसेल्फ फ्रॉम दिस लायबिलिटी वाइक्रियस लायबिलिटी। इनफैक्ट अगर आप मुझे इसके स्टेप्स बता दो कि साइफर किस तरह शुरू होता है, किस तरह पहुंचता है और उसके कानूनी क्या चीज। साइफर बेसिकली ये हम इसे फॉरेन ऑफिस में टेलीग्राम कहते हैं, दुनिया में साइफर भी कहा जाता है और उसको दुनिया में केबल भी कहा जाता है, जैसे अमेरिकन इसको केबल कहते हैं। तो इसे इसका ये कोडेड तरीके से एक सफीर के दफ्तर से उसके मुल्क में पहुंचना है, जिसको डिसाइफर करके वो मुल्क फिर पढ़ सकता है और उसकी वही कापियां बनती हैं जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो उस पे सफीर ने मार्क किया है, उसको अगर मार्क किया है टॉप सीक्रेट, तो टॉप सीक्रेट की कोई कॉपी नहीं बन सकती। वो प्रिंट आउट होगा और उसकी अगर कॉपी बनेगी तो उसकी नंबरिंग होगी, अकाउंटिंग होगी, एंट्री होगी और वो मेंटेन रहेगी in the safe custody and safe hands. And in this particular case of the Prime Minister's Secretariat, it's the Principal Secretary who is responsible for this top secret and secret document. Now, you were just mentioning and quoting about, giving reference about the video leak in which Azam Khan was saying or advising his Prime Minister. सर पाकिस्तान में लोग अंग्रेजी कम समझते हैं सर, प्लीज कम बैक टू उर्दू। जी जी जी, तो उसको उन्होंने जिस अंदाज में, खैर वो तो बाद में कोर्ट की बात है कि एविडेंस के तौर पर उसको क्या, लेकिन मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि जब वो पाकिस्तान कोडेड न्यूमेरिकल नंबर से वर्डिंग्स में दोबारा होता है तो फिर उस पे वो क्लासिफिकेशन लगाई जाती है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है और कॉपी उसकी बनती है जो कि सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी की आंखों से गुजरती हुई और फॉरेन मिनिस्टर को दिखाया जाता है और सीधा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को जाती है और उसमें उसी तरीके से उनके उसको सुनाया जाता है, बताया जाता है और वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको वापस उसी रास्ते से भेज देता है वापस, तो उसकी पूरी अकाउंटिंग होती है। इस मामले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अगर वो कहता है अभी और 164 का बयान जिसको एतराफी बयान कहते हैं उसके तहत वो बताता है कि जी वो उनसे मैंने पूछा तो उनका गुम किया है, तो ये एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड एज अ कस्टोडियन ऑफ दैट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इट वाज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी कि वो उसको रिपोर्ट करे। सर मैं जमील साहब आई अंडरस्टैंड, आई गेट योर पॉइंट सर, मैं समझ गया आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं। मैं सर एक चीज़ सोच रहा हूँ जमील साहब, प्लीज़ मुझे समझाइएगा। अमरीकी हुकूमत और CIA हम जानते हैं कि कितनी हुकूमतें, तारीख गवाह है कि वो टॉपल कर चुके हैं, कितने मुल्कों में वो मिलिट्री कूल आ चुके हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े मुतासर हुए अमेरिका के साथ इस साइफर की वजह से। अब मैं ये पूछना चाहूँगा और मैं आपको बताना भी चाहूँगा सर कि रिसेंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान साहब डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम
ईरान से पेट्रोल इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, जबकि वो दबाव अमेरिका का इंडिया पे नहीं है, चाइना पे नहीं है, वो दोनों ले सकते हैं। तो हमारे साथ ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अमेरिका रखता है? मेरी नज़र में यही वजह है कि अमेरिका हमारे साथ ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स रखता है। आप मुझे बताइए सर, इस साइफर की वजह से हमारे रिलेशंस अमेरिका से कितने खराब हुए और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ सर? नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ना पाकिस्तान की। देखें, जो हमारे हथियार औजार साजो सामान जो अमेरिका से आता था, उसमें रुकावट हो गई, उसमें बल्कि कमी आ गई, बल्कि उसमें कुछ खत्म हो गया है जो हमारी अस्करी साजो सामान आता था। उसके अलावा जो अमेरिका से हमारे नॉर्मल ताल्लुकात के दौरान जहां जहां हमें सपोर्ट मिलती थी, इंक्लूडिंग IMF एंड इंक्लूडिंग अदर फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स, तो वो सपोर्ट कम हो गई। तीसरी चीज ये है कि हमारी जो हाई पावर डेलीगेशंस की विजिट्स थे वो कम हो गए। चौथी चीज ये है कि जिस ट्रेड में हम अभी भी खैर उनके साथ वी आर सेकंड नंबर इन आवर एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का डेफिनेशन हमारा डेस्टिनेशन वही है, लेकिन उसके बावजूद हम जिस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते थे नहीं कर सके। डिप्लोमेटिक इसमें फील्ड में और इस प्रोफेशन में और इसमें होता ये है कि आप रिलेशंस डैमेज बहुत जल्दी हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। उसको बनाते हुए, उसको ट्रस्ट कायम करते हुए बनते बनते बनती है। और दूसरा ये है कि हमारे सफीर जो है, जाहिर है वो अपनी कंट्री की नुमाइंदगी करते हैं, स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, तो उन पे ट्रस्ट लोगों ने कम करते हुए कुछ सफीरों ने मुझसे खुद शेयर किया कि लोग अभी उनके सामने बात करते हुए झिझकते हैं, क्योंकि केबल और या साइफर जिसको उसको लिखना सफीर का काम है। सफीर अपने खुद या टाइप करेगा, खुद या तो लिखेगा जो तरीकाकार है, और खुद सेफ रूम इसका होता है जो बिल्कुल जंगलों से और बड़े अच्छे ताले वहां और पूरा तरीकाकार है, उसमें जाके उस मशीन पे जो मशीन का ऑपरेटर सिक्योरिटी क्लियर्ड होता है, एनओसी क्लियरेंस होती है, जी उसकी इसकी इतनी अहमियत है। तो वो सफीर ये जब लिखता है उसमें तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि अगर उसको इस तरह लीक कर दिया जाए जिस तरह के इस सिलसिले में किया है, शुक्र है कि इसमें ऐसी बात नहीं थी कि अमेरिका जो है हमसे इससे ज्यादा नाराज हो जाता या दूसरा मुल्क कोई नाराज हो जाता हमसे इससे ज्यादा। दुनिया में इस सिलसिले में न सिर्फ ताल्लुकात खराब हुए हैं, ठीक, बल्कि ट्रेड रिलेशन, बल्कि जंग की हद तक नौबत आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट की अग्रीड, हद तक नौबत आ समझ जाती गए है। सर। तो लिहाजा इसमें यकीनन हमारी इमेज पे फर्क पड़ा, हमारी ट्रस्ट पे फर्क पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ओके यकीनन इसमें भी टाइम लगेगा कुछ, जमील ये साहब, यकीनन जमील हमारे साहब, एक इस वक्त हमारे मुल्क में एक साइफर लापता है, उसकी तलाश गुमशुदा का पर्चा लगा दिया गया है, और क्या आप समझते हैं कि वो साइफर कभी दोबारा हमें वापस मिलेगा? क्या कभी आपके हाथ से कोई साइफर गुम हुआ? गुम होता तो मैं जेल में होता, या कोई भी सफीर जिसके हाथ से अगर साइफर गुम हो जाए तो वो उसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 स्टेट में लगता है, और सेक्शन 5 में उसकी हर चीज दी हुई है कि क्या क्या उसके आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लिहाजा इसको आपके नाज़रीन के मजीद वजाहत के लिए मैं ये बताता चलूँ, ये बयान करता चलूँ कि ऐसे मामला जैसे अब आ गए हैं, और बल्कि सामने अब तो खैर ये उसका जुडिशल सिस्टम का एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बन गया ना, जब उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया आजम खान का एतराफी बयान जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 164 के तहत हुआ है, तो अब तो केस रजिस्टर करना पड़ जाएगा। अब तो मुमकिन नहीं है कि इसको यहाँ छोड़ दिया जाए। लेकिन और जब हुजूर मैं ये सोचने पर मजबूर हूं जमील साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत के साथ, जब साइफर गुम हुआ उस वक्त केस रजिस्टर नहीं हुआ, जब आजम खान का बयान आया उस वक्त केस रजिस्टर होने की बात हो रही है, ये अजीब सी आपको बात नहीं लग रही सर? जी, अजीब सी बात तो एक अजीब है, यहाँ तो अजूबे हैं, बातों शॉर्ट फ्री निकल जाते हैं, इसलिए तो ये मामला बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर इसका आप कानूनी तरीका देखें तो कानूनी तरीका उस वक्त भी यही था कि जैसे आजम खान को पता पड़ा कि ये गुम गया है, तो गुम होने का एक तरीका दिया हुआ है कि आपने कैसे इन्वेस्टिगेट करनी है, कैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, कैसे आदमी को प्रोसिक्यूट करना है। और बाय द वे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसी खतरनाक सजाएं दी हुई हैं, उसमें सजाए मौत भी है सर? जी हाँ, यही मैं इसी तरफ मेरा इशारा था। तो इस तरफ तो इशारा सजाए मौत की तरफ आपको सजा मिलती हुई नजर आ रही है या 10-12 साल जेल? नहीं, इसको हम इस तरह नहीं बयान कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ एतराफी बयान है ना, इसमें तो बहुत सारी कोरॉबरेशन होंगी, इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होंगी। शाह महमूद कुरैशी से पूछा जाएगा, सेक्रेटरी
फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा जाएगा, उस वक्त के सफीर असद से पूछा जाएगा और जो अभी फॉरेन सेक्रेटरी है। तो ये तो जब इन्वेस्टिगेशन खुलेगी इसके, तो इसमें फिर उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस पर क्या सजा हो सकती है। इसको कहना बहुत कबलज वक्त है, जमील वो तो साहब, एक्सट्रीम वाली बात ये है। बात काफी खौफनाक नहीं आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है कि हमारे नेशनल एजेंडाज बाद में हैं, पॉलिटिकल एजेंडाज पहले हैं, मुल्क की सलामती, कौमी सलामती, मुस्तकबिल के एजेंडा पहले नहीं आ रहा और लोग अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये बात बड़ी खौफनाक है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और इस खौफनाक बात का तो हमारे पर जो असर होना था वो हुआ भी, और इसका जिक्र हुआ कि जो 38वीं मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें इसका जिक्र किया गया। इसको जो इदारे हैं जो इस पे नजर रखते हैं, इस किस्म के स्टेट के मामलात पर, सैबोटाज पर और अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन पर, तो उन्होंने कह दिया कि इसमें कंस्पिरेसी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए कि उसको जिस तनाजुर में कहा गया था उन्होंने यकीनन उसको सही तरीके से डिस्कस किया। और उस लिहाज से उस वक्त भी, क्योंकि राइट सर, वक्त का मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं सर। दाखिली और खारजा पॉलिसी का एक ही वेवलेंथ पे होना, एक ही पेज पे होना कितना जरूरी होता है, और क्या आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा है? ऐसा नहीं है, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उतने ही मजबूत हो सकते हैं दुनिया में, यानी अपने मुल्क से बाहर, जितने आप अपने मुल्क में मजबूत है। तो लिहाजा यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर ओन होम फर्स्ट बिफोर यू शो योर स्ट्रेंथ, और बिफोर यू आर रिस्पेक्टेड। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सो वेरी मच जमील साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टॉकिंग टू यू। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। एक बात वाज़ेह है, हमने 2 साबिक सफीरों से बात की और वजह यही थी कि हम ये जान सकें कि आखिर ये हुआ कैसे और ये हो कैसे सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसका किरदार एक रियासत पाकिस्तान के इदारे का है, वो कैसे ये सब कुछ अपने सामने होने दे रहा था और खामोश तमाशाई बना बैठा था। तो इसीलिए सजाएं सिर्फ 1, 2, 3 लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, उन सब लोगों को मिलनी चाहिए जो इसमें मुलव्विस थे। एक ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी। पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, वो तकरीबन हर फन मौला कहलाते हैं। बहुत कम ऐसे आपको सहाफ़ी मिलेंगे जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हों। हमारे पास इस वक्त ऐसे ही एक जर्नलिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 2 दिहाइयाँ, अपना पूरा करियर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कवर करने में गुजार दिया है। और यकीनन आज साइफर का दिन है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइफर के पीछे किरदार कितने हैं। मैं वेलकम कहूँगा ईसा नकवी को सियासी शतरंज में, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। ये बताइए, क्या कभी आपने देखा है कोई जाली साइफर निकला हो तारीख में किसी और मुल्क में या पाकिस्तान में, या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साइफर बाहर आया है जो कि लहराया गया है साबिक वजीर आजम के हाथ में, और फिर मालूम पड़ता है कि वो तो जाली साइफर था, झूठा साइफर था? देखिए, इसमें कैरेक्टर्स बहुत से हैं। जो आपने सवाल किया, आई कम प्रिसाइजली टू दैट। ये जो साइफर वाला मामला, ये साइफर जाली नहीं है। अब उसके हवाले से जो बयानात आ रहे हैं कि उसको जो ट्विस्ट किया गया है, उसको जो एंगल किया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन मौजूद है, क्योंकि साइफर की कॉपी किसी के पास नहीं है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। और वो कोई भी सहाफ़ी अगर ये क्लेम कर रहा है, कोई भी हुकूमत में बैठा वो शख्स इस वक्त ये दावा कर रहा है कि ये मेरे हाथ में मौजूद जो कॉपी है, या इवन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को जलसे में एक कागज लहराया था, वो कागज भी दरअसल साइफर नहीं था। लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर हुआ ये था कि 7 मार्च को डोनाल्ड लू की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के सफीर असद मजीद साहब से वाशिंगटन में, और उस मुलाकात की दरख्वास्त अमेरिकन साइड से की गई थी और ये कहा गया था कि हम आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, आपको नहीं बुला रहे। वो आए, उनके साथ एक शख्स और मौजूद थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे डीए हैं, डिफेंस अताशी हैं, उनको भी इस मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए और चंद मजीद लोग जो नोट टेकर्स हैं वो भी बैठे। उन्होंने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में जो कुछ कहा गया अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, उसके ऊपर जो हमारे एम्बेसडर
एम्बेसडर हैं उन्होंने अपनी असेसमेंट लिखकर साइफर की शक्ल में दफ्तर खारजा भिजवा दी और रावलपिंडी भी गई उसकी कॉपी, और यहाँ पर जो उसकी लिमिटेड सर्कुलेशन होती है वो सर्कुलेशन की गई। अब वो जो कॉपी है उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो प्रिसाइजली किसी के पास इस वक्त जो दावा कर रहा है वो ऐसा बात दुरुस्त नहीं है। उसकी बुनियाद के ऊपर किया यह गया कि जो आजम खान साहब इस वक्त बात कर रहे हैं कि स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, फिर उसी की बुनियाद के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और उसमें खान साहब ने जो उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने उसके ऊपर अपना पूरा एंगल लिया। लेकिन बात यह है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम तक पहुंचे हैं, जिसको हमने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था, मेरी नजर से गुजरे हैं, आई हैव अ कॉपी ऑफ दैट, उसके मुताबिक जो हमारे सफीर हैं असद मजीद साहब, उन्होंने वाशिंगटन से ये लिख कर ये भेजा था कि हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसमें तस्करा मौजूद था जो उस वक्त, लेकिन ईसा मैं सरप्राइज्ड इस बात पे हूँ, मैं शॉक्ड इस बात पे हूँ कि जब साबिक वजीर आजम एक खाली कागज यूं लहरा के कह रहे थे कि ये साइफर है मेरे हाथ में और ये अमेरिका ने भेजा है मेरी हुकूमत गिराने के लिए, तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खामोश क्यों थी? क्यों मोफा के लोगों ने आके नहीं बोला कि आप ये नहीं कर सकते साइफर के साथ, आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है? और यकीनन इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि साइफर बरामद हो, वापस आए, मालूम पड़े किसकी जेब में रखा हुआ है। तो क्यों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक कहते हैं ना कि एक जुर्म किया खामोशी इख्तियार करके? ये खामोशी क्यों इख्तियार की? इससे तो मालूम पड़ रहा है कि मोफा के अंदर भी करप्ट अनासर हैं। देखिए तलहा जदोई साहब, इसमें ये सवाल तो फिर आज भी मौजूद है कि अभी लोग क्यों खामोश हैं, अभी भी साइफर के ऊपर बात हो रही है। ये बात इतनी सादा नहीं है। वो जो जिस कागज की हम बात कर रहे हैं, जो कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर दफ्तर खारजा नहीं स्पीकअप करता, और जब तक की स्टोरी की हम बात करें उस वक्त तक वो स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ था। जो खिताब करते हुए अमेरिका का नाम ले लिया गया था, ये उससे पहले की कहानी है। जो उससे पहले की कहानी है उस वक्त तक अमेरिका का तो नाम नहीं आया था। बात आई थी कि एक यूरोपीय मुल्क, एक ताकतवर यूरोपीय मुल्क, उससे खत आया है कि हुकूमत को हटा दो, ये वो दावा था। देखिए इसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊं, और इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया मौजूद है। अब आपको पता है कि जो कंपोजिशन है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद होते हैं, उसमें हमारे इंटेलिजेंस चीफ मौजूद होते हैं, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, उसमें हमारे वज़ीर दिफा होते हैं, वज़ीर खारजा होते हैं, अहम वज़रा होते हैं, अहम सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उनकी सदारत में इजलास हुआ था, उसका एलामिया तो मौजूद है ना। उस एलामिया में उसकी मजम्मत भी की गई थी और उसकी बुनियाद के ऊपर जो अमरीकी उस वक्त चार्ज डी अफेयर्स हैं उनको बुलाकर एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया था। जो लैंग्वेज थी, जो साइफर में जो बयान की गई थी हमारे सफीर की तरफ से, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। इस किस्म की जबान किसी भी सॉवरन, किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के मुतल्लिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसके इंटरनल मामलात में मुदाखलत के सियासत में कौन होगा, हुकूमत में कौन होगा, तो हम आपसे ताउन करेंगे वरना नहीं करेंगे, ये नहीं लिखा जाता। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये होता है एक सीक्रेट। देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जो अमेरिका का पहलू है, जो अमेरिका की तरफ से बात की गई वो अनडिप्लोमेटिक थी, जो जमहूरी अखदार हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, उसके अगेंस्ट थी। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। क्वेश्चन ये है कि उसके ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा होता है, वो कोडेड मैसेज होता है, उसकी सर्कुलेशन चंद मखसूस अफराद के अलावा नहीं की जाती। ये वो सवाल है कि उस डॉक्यूमेंट को किसी भी पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना, वो पहलू है। जहां तक बात अगर साइफर की हकीकत, साइफर एक रियलिटी है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली ये बात कह चुके हैं। बट ईसा, डोंट यू थिंक कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कुछ तो करना चाहिए था जब उन्होंने देखा कि एक साइफर पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल टारगेट्स हासिल करने के लिए यूज हो रहा है, और हम अपने नेशनल एजेंडा, नेशनल टारगेट, कौमी मफाद के लाइन से उतर के हम किसी और ट्रैक पे चढ़ने लगे हैं। उस वक्त हमारे ये बड़े बड़े इदारे, क्योंकि हम जानते हैं मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अपने आप को जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रियासत कहते हैं, क्यों खामोश रहे? क्या ये जुर्म नहीं उन्होंने किया, वो अकॉम्प्लिस नहीं बन गए इस पूरी सूरत हाल में? अच्छा नहीं, मैं इसको डिफरेंटली देखता हूं। देखें, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपने पॉलिटिकल बॉसेस को जवाब देते हैं, नौकरी बचाते हैं। इनका ऑपरेट करने का तरीका कार ऐसा होता है कि ये अपनी जितनी भी सजेशंस होती हैं, अपनी जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं, उनको रिटन फॉर्म में इन राइटिंग
हुकूमत वक्त को पहुंचाते हैं, इदारों के साथ डिस्कस करते हैं। कोई भी मामला है वो बहुत नीचे लेवल से, असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल से स्टार्ट होता है, फाइल मूव होती है, उस पर कमेंट्स पुट अप होते हैं डायरेक्टर के लेवल पे, डीजी के लेवल पे, एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पर, स्पेशल सेक्रेटरी के लेवल पर और सेक्रेटरी के लेवल पर। उसके बाद वो फाइल मूव होकर जाती है और इस तरीके से ये मुख्तलिफ मामला जो है उनके ऊपर बात होती है। जहां तक दफ्तर खारजा की बात है, दफ्तर खारजा ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा दुनिया में बहुत कम आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जहां पर 30 साल बाद, 40 साल बाद अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई कर दिया, वो कानून के तहत, आइन के तहत एक वो तरीकाकार होता है। फिर आपके पास जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत आप कुछ मालूमात तलब करते हैं तो वो हुकूमत आपको देने की पाबंद होती है। लेकिन एन उस वक्त जब ये कम्युनिकेशन चल रही हो, उस वक्त इसका पब्लिक होना, इस तरीके से होना, उसके ऊपर सवाल जरूर मौजूद है। ईसा, इफ आई वाज टू आस्क यू कि आपने 20 साल कवर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, आपने कितनी बार ऐसी हरकतें होते हुए देखी हैं जिन पे आपने सोचा होगा कि यार काश ये ना होती और ये नहीं होनी चाहिए ऐसी मिनिस्ट्री के अंदर? देखें, तलहा, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर आती रही है। डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये एक फर्क है। जो साइफर मैसेज है एक कोडेड पैगाम है जो हमारे सफीर की तरफ से भेजा जाता है और ये बड़ी रेगुलर कम्युनिकेशन है जो पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ पे भी, जो हमारे यहाँ पर, मैं जहाँ पर बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ, यहाँ से चंद गज के फासले पर, चंद 100 गज के फासले पर डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव है। वहाँ पर पूरी दुनिया के सफारत खाने जो पाकिस्तान में नुमाइंदगी जिनकी मौजूद है वो यहाँ पर हैं। वो रोज की बुनियाद के ऊपर या 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अपने दारुल हुकूमतों को डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, साइफर्स भेजते हैं, एनकोडेड मैसेजेस भेजते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किस किस्म की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, या उनकी अगर पाकिस्तान के किसी हाईअप के साथ, डिग्नेटरी के साथ मुलाकात हुई तो उसमें जो सेंस बनता है, जो मैसेज है, वो अपने कैपिटल्स को भेजा जाता है और उसी की बुनियाद पे जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वो आपस में ताउन कैसे करना है, ताल्लुकात कैसे रखने हैं, कैसे नहीं रखने, उसका डिसीजन लेती हैं। यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात की। जो दुनिया भर में से हमारे सफारत खाने वो ऐसे मैसेजेस भेजते हैं, उनके कंटेंट्स जरूर या उनमें मौजूद सेंस जरूर सामने आते हैं। एक आखिरी सवाल ईसा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आप समझते हैं हमारी दाखिली और खारजा पॉलिसी एक ही पेज पर है, एक ही वेवलेंथ पे है, या दोनों अपनी अपनी गेम्स खेल रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी है उसके लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और ये एक सवाल उठता है, अक्सर कहा जाता है कि देखें खारजा पॉलिसी तो उनके हाथ में है। पूरी दुनिया में जो खारजा पॉलिसी की फॉर्मुलेशन है, किसी को अगर अंदाजा हो कि क्या MI6 का रोल नहीं होता, क्या लैंगली का रोल नहीं होता, क्या CIA का रोल नहीं होता, क्या स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, कैंप डेविड, सैंडकॉम ये मिलकर को अपनी सजेशंस नहीं देते, या बरतानिया में क्या होता है, या इंडिया में क्या होता है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में हमेशा अपना इनपुट देती है। इसी तरह जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी अपनी एक सोच, अपना नजरिया, अपना जाविया, अपना मंशूर होता है, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि हमने इस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको तरतीब देना है। पाकिस्तान में एक डिसअरे है, एक प्रॉब्लम है, चेहरा चेंज होने से रियासत की पॉलिसियां चेंज नहीं होती। हुकूमत की पॉलिसी चेंज हो सकती है। जो खारजा ताल्लुकात है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती है पाकिस्तान के सिस्टम में कि हमारे यहाँ जो खारजा पॉलिसी है वो हुकूमत की चेंज के साथ, तब्दीली के साथ होती है। ये कांस्टेंट फिनोमेना होना चाहिए जो रियासत का तब्दील नहीं होता चेहरा तब्दील होने से। आज से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनकी पोस्टरिंग डिप्लोमेटिक मुख्तलिफ थी। शहबाज शरीफ आए, उनकी मुख्तलिफ है। उनसे पहले नवाज शरीफ थे या शाहिद खाकान अब्बासी थे, मुख्तलिफ। तो ये नहीं हुआ करता कि पीपल्स पार्टी गवर्न करेगी तो आपका फला मुल्क दोस्त बन जाएगा, अगर नून लीग करेगी तो फला बन जाएगा, और अगर तहरीक इंसाफ होगी तो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी फिक्स्ड। राइट, वेल सेड। रियासत ने अपनी पॉलिसी रखनी है। वेल सेड ईसा नकवी, थैंक यू सो वेरी मच, वी आर ग्रेटफुल टू हैविंग यू। आपने अपना वक्त दिया हमें और आप हमारे शो पर आए, हमें बड़ी खुशी हुई। बात वाज़ेह है कि ये फेलियर, ये फियास्को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का भी है, कि जब हमारी खारजा पॉलिसी को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा था तो उस वक्त वजीर दाखिला ने कुछ क्यों ना बोला, हमारे दूसरे दाखिली इदारों ने कुछ क्यों ना बोला, क्योंकि वजारत खारजा और वजारत दाखिला कनेक्टेड हैं, इंटरली लिंक्ड हैं, और ये दोनों अगर एक पेज पे ना हो तो हम देखते हैं कि सियासतदान, वजीर आज़म अपनी सियासत की खातिर मुल्क के नेशनल एजेंडा को, नेशनल पॉलिसी को दरगुजर कर देते हैं। तो को इजाजत दीजिए, अंटिल नेक्स्ट सियासी शतरंज, अल्लाह हाफ़िज़।